प्रत्याशी बनने के बाद मुझसे ऐसे लोग संपर्क कर रहे हैं, एजेंसियां संपर्क कर रही हैं कि हम आपको बूथ लेवल का और सेक्टर लेवल का और चौराहे सट्टी से लेकर के पूरा एकदम मंच आपको देंगे, अपना पूरा पैकेज वो मुझे दे रहे हैं, 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का कि आप जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बसपा एक सीट पे सिमट के रह गई और लोकसभा चुनाव है, ये बड़ा कहीं ना कहीं ये चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि इसमें जमानत बच पाएगी बसपा की? दोनों पक्ष होता है, एक जीतने का और हारने का। अगर हारेंगी तो क्या करेंगी? क्या तब भी समाज से जुड़ी रहेंगी? और जीतेंगी तो क्या करेंगी? क्योंकि बाकी नेता भाग जाते हैं। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम लालगंज लोकसभा में हैं और फ्रेम में जिन्हें देख पा रहे हैं आप, ये भावी प्रत्याशी लालगंज से हैं और बसपा से हैं। डॉक्टर इंदु चौधरी जी हैं, जो कि लगातार ये धरातल पे ऐसे तो कैडराइज लोगों को करती हैं, लेकिन राजनीति में आई हैं और अब की बार यहाँ से प्रत्याशी हैं। स्वागत है दीदी हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा दीदी, पहला सवाल तो ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता थी आप, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको लोग जानते थे और आप अक्सर आपके सोशल मीडिया से हम भी जुड़े हैं, देखते थे कि आप रात रात में लोगों को कैडर देती थी, अपने जॉब के अलावा सामाजिक कार्य में भी काफ़ी हिस्सा लेती। अचानक राजनीति में कैसे? अचानक राजनीति में कैसे, ये तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हम लोग जो कि लगातार सामाजिक कार्य कर रहे थे, तो राजनीति जो होती है वो समाज सेवा का एक माध्यम होती है, जिसमें आपके पास बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, बहुत बड़ा आपके पास एरिया होता है और बहुत सारे साधन संसाधन होते हैं जिसके द्वारा आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आप सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो राजनीति में आने का वैसे तो कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन माननीय बहन जी से मुलाकात हुई और उनके आदेश का ये अनुपालन है कि मुझे लोकसभा भेजने का उनका प्लान हुआ और उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। तो शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो कार्य सामाजिक रूप से हम कर रहे थे उसको अब हम राजनीतिक रूप से भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी है कि धरातल से अगर आप ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे बिना किसी निजी स्वार्थ के, तो एक ना एक दिन उसको रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगी और उसको एक ना एक दिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा। अच्छा, आप बसपा से हैं और बसपा पे एक आरोप लगता है कि बड़ा पैसा देना पड़ता है तब बहन जी मिलती हैं, ऐसा क्या? मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, आप मेरा उदाहरण किसी के सामने कोट कर सकते हैं। बिना किसी पैसे से मैं बहन जी से मिली हूँ और बिना एक भी रुपया दिए मेरा टिकट हुआ है। तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण, वो भी मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ, बीएचयू में प्रोफेसर हूँ अंग्रेज़ी विभाग में। तो अगर मैं दावे के साथ कह रही हूँ तो ये मान के चलिए कि मेरे दावे में सच्चाई है और धरातल से जुड़े हुए उन तमाम लोगों के मन में जो भ्रम है बसपा को लेकर के और तमाम बातें जो उल्टी सीधी नैरेटिव सेट किया गया है बहन जी के खिलाफ, उन सारे नैरेटिव का मैं मुंह तोड़ जवाब हूँ कि धरातल पे कार्य करने वाले लोगों को बहन जी न केवल रिकॉग्नाइज कर रही हैं बल्कि मिशन मूवमेंट से जोड़ने का भी प्रयास कर रही हैं। बस यही है कि आपके कार्य में ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ समय कार्य करने के बाद आप पॉलिटिकल मोटो लेके चल रहे हैं लेकिन कह भी नहीं रहे हैं खुल करके, और फिर ऐन चुनाव से पहले आप पार्टी दर पार्टी के जो है दर दर ठोकरे खा रहे हैं, उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं। अच्छा, आप तो वैसे पूरे देश में काम करती हैं, लोग जानते भी हैं। आज ये लालगंज लोकसभा ही क्यों चुना? लालगंज लोकसभा ही क्यों चुना, ये जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी क्योंकि पूर्वांचल में हम सब जगह कार्य कर रहे थे तो मेरे लिए सभी सीटें एक बराबर थीं, लेकिन माननीय बहन जी का जो आदेश हुआ उस आदेश के अनुपालन में मैं लालगंज लोकसभा से आप सबके सामने हूँ। अच्छा, जैसा कि सारी पार्टियाँ हैं और कुछ पार्टियाँ तो दावा भी कर रही हैं अभी से कि 400 पार, आप अपने आप को या बसपा को 2024 के चुनाव में कहाँ देख रही हैं? हमारी पार्टी बहुत दमखम से ये चुनाव लड़ेगी और ये मान के चलिए कि जो लोग दावे कर रहे हैं इतना पार उतना पार, उनकी नैया ही पार लग जाए तो ही बड़ी बात है। क्योंकि ये झूठ केवल अभी का नहीं है, झूठ 2014 से फैलाया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे झूठ का पर्दाफाश भी करूंगी कि जब ये कहते हैं कि बहन जी ने पहले ही बोल दिया था, नारा दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो जो नई सरकार बनी उसने कौन सा नया काम कर दिया? सर्वजन की बात बहन जी ने किया, भारतीय संविधान को अपना एजेंडा रखा, अपना जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं वो रखा।
तो अब भारत के संविधान में सर्व समाज की बात हो रही है, सर्वजन की बात हो रही है, सबके हित की बात हो रही है। तो ऐसा कौन सा नया काम जो सरकारें करने की कोशिश कर रही हैं, जो नारे दे रही हैं? तो कहीं ना कहीं उनके मन में भेद है, इसीलिए वो केवल नारे के माध्यम से उसको करने का प्रयास कर रही है। जबकि अगर आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी का जब जब कार्यकाल रहा है, गुंडे मवालियों से लेकर के जनता के विकास से लेकर के हर एक जगह पे बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम लहराया है। गुंडे मवाली शहर छोड़ करके गए, प्रदेश छोड़ के गए, या तो अंडरग्राउंड हो गए, और न्याय कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चली। इसके साथ साथ शिक्षा के ऊपर जितना बहुजन समाज पार्टी ने कार्य किया, मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में इतने दमखम से किसी और पार्टी ने काम किया होगा। अच्छा, मुद्दा तो बहुत सारा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जैसा कि जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं तमाम मुद्दे होते हैं। आप जो है ज़्यादातर सामाजिक मिशन मूवमेंट पे काम करती आई हैं, तो किस बेस पे आप किस मुद्दे को लेकर आई हैं मैदान में? देखिए, हमारा मुद्दा भारतीय संविधान है। हम फ्री में आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर आपको कोई संविधान की बात तो सब कर रहे हैं ना जी, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं ना। भारत के संविधान में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को अन्न उपलब्ध हो, रोजगार उपलब्ध हो, आवास उपलब्ध हो। तो भारत के संविधान से उलट करके लोग काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके बदले में वोट मुझे मिले। तो ये पहली बार राजनीति में ऐसा हो रहा है कि जो कार्य जो है जनता के लिए सामाजिक तौर पे किए जाते थे सभी सरकारों के द्वारा, उनके ऊपर राजनीति पहली बार की जा रही है। जबकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से भारतीय संविधान को अपना बेस बना के चल रही है, और इसीलिए उसने कभी भी इन एजेंडों के आधार पर कभी वोट नहीं मांगा। उसने सर्वजन के सम्मान की बात की, सर्वजन की शिक्षा की बात की, सर्वजन के रोजगार की बात की। तो जिस प्रकार से अगर आप पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेकर के आओगे तो वो पढ़े लिखे लोगों के एजेंडे ही लेकर के आएगी, और साथ ही साथ जो शिक्षा के ऊपर है, रोजगार के ऊपर है, उनके ऊपर ध्यान देगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग केवल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो जैसे होता है ना, नई नई दुल्हन जब घर में आती है तो वो चूड़ी ज़्यादा खनकाती है और काम कम करती है, पायल ज़्यादा खनकती है, काम कम होता है। वैसा ही हाल सरकारों का भी है। अच्छा, जैसा कि आप करते आई हैं जो काम, वो एक तबके के लिए करते आई हैं, तो क्या लग रहा है कि आपने भी जिक्र भी किया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है बसपा का, क्या केवल दलितों का ही समर्थन मिल रहा है आपको या सर्वजन का? मुझे सर्वजन का नारा ही केवल वो नहीं है, मुझे सर्वजन का पूरा जो है सबका सपोर्ट मिल रहा है। हमारी मीटिंग्स में हर जाति हर बिरादरी के लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर से लेकर के हर एक व्यक्ति जो एकदम निचले तबके से लेकर के जो इस व्यवस्था में उचले तबके तक माना जाता है, हर एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है कि पढ़ा लिखा प्रत्याशी हमारे बीच में आना चाहिए। और मैडम, आपका स्वागत है, हम पूरे तरीके से आपको सहयोग करेंगे। अच्छा, मतलब सबका समर्थन मिल रहा है आपको? जी, मुझे पूरा। अच्छा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बसपा एक सीट पे सिमट के रह गई, और लोकसभा चुनाव है, ये बड़ा कहीं ना कहीं ये चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि इसमें जमानत बच पाएगी बसपा की? निश्चित रूप से बचेगी। और जमानत क्यों है, देश की जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, ये विचारधारा आधारित पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है। अगर एक विधायक आया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी कहीं कमज़ोर है। कैडर हमारा मजबूत है, वोटर हमारा मजबूत है, और पूरे दमखम के साथ में 2024 के इलेक्शन में बसपा मैदान में है। अच्छा, बाकी जो विपक्षी लोग हैं उनके पास संसाधन है, आपके पास इतने संसाधन भी नहीं है, कैसे फेस एंड फाइट कैसे कर पाएंगी? देखिए, जब राजनीति की शुरुआत हुई थी तो लोगों के पास पैसे रुपया नहीं रहता था, इतना गाड़ी भी नहीं रहती थी। अगर हम बहन जी का जो है जीवन संघर्ष देखा, हमने अपने मान्यवर साहब का देखा, बाबा साहब का जीवन संघर्ष पढ़ा, इन सब का जीवन संघर्ष पढ़ने के बाद हमको एक चीज़, और बहन जी का तो जीवन संघर्ष हम लोग देख भी रहे हैं, तो जिस प्रकार से अपने जीवन को कुर्बान करके उन्होंने यहाँ तक ये मकाम हासिल किया है। आज राजनीति पे पैसा हावी है, तो इस पैसे के कल्चर को ख़त्म किया जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। राजनीति में पैसा व्यापारीकरण हुआ है, बाजारीकरण हुआ है। आज मुझसे जो है प्रत्याशी बनने के बाद मुझसे ऐसे लोग संपर्क कर रहे हैं, एजेंसियां संपर्क कर रही हैं कि हम आपको बूथ लेवल का और सेक्टर लेवल का और चौराहे सट्टी से लेकर के पूरा एकदम मंच आपको देंगे, अपना पूरा पैकेज वो मुझे दे रहे हैं, 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, कि आप हमारे लोगों को हायर कीजिए। तो चुनाव एक हायर एजेंसी के द्वारा
कराया जा रहा है, जिसको कि मान्यवर कांशीराम ने कैडर बेस पहले से ही तैयार किया था। तो वो जो तैयार किया हुआ था वो बिना पैसे का था। तो जब वो वोटर आज भी कैडराइज्ड है, गांव देहात में हम लोगों से मिल रहे हैं, जो नए लोग तैयार हो रहे हैं 18 साल की उम्र से, उनसे हम बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जबले जियब तबले अपन बहन जी के नाम पे अपन वोट करब। तो जो कैडर है वो अब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए साधन संसाधन हो ना हो, लेकिन हमारे पास हमारी जनता की ताकत है। अच्छा, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो जब अपने लोगों से बात करते हैं, दलितों से बात करते हैं, तो और एक आरोप लगता है, पहला तो ये आरोप लगता है कि दलितों का वोट बिक जाता है। अगर दलितों का वोट बिक गया और जब लोगों से बात करते, लोग कहते हैं मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, घर देना है, शौचालय देना है, सब कुछ तो देना है, वोटवा तो नहीं जी। अगर आपके पास आपके लोगों का ही समर्थन ना मिला, उनका ही वोट ना मिला, तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे लोग अगर वोट नहीं कर रहे होते तो बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती। कैडराइज्ड वोट है, किसी भी तरह से हमारा वोट बिक नहीं रहा है। हाँ, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के प्रलोभन में आ जा रहे हैं, लेकिन ये दूसरे टर्म में जो सरकार का कार्यकाल चल रहा है केंद्र सरकार का, इस दूसरे टर्म में उनकी आंखें खुल गई हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि वास्तव में इस राशन के बदले जो बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ता हुआ बेरोजगारी का सिस्टम है, और जिस प्रकार से लॉकडाउन और नोटबंदी ने कमर तोड़ी है आम जनमानस की, उसने इस बात को साफ कर दिया है कि ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। अच्छा, दोनों पक्ष होता है, एक जीतने का और हारने का। अगर हारेंगी तो क्या करेंगी? क्या तब भी समाज से जुड़ी रहेंगी? और जीतेंगी तो क्या करेंगी? क्योंकि बाकी नेता भाग जाते हैं। देखिए, हम राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। हम मान्यवर साहब बाबा साहब को पढ़ने के बाद, बहन जी के संघर्ष को देखने के बाद इस क्षेत्र में पहुंचे हैं। तो हम पहले भी जनमानस से जुड़ करके कार्य कर रहे थे। पिछले 10 साल से मैं लगातार पूर्वांचल के गांव-गांव में कैडर दे रही थी। तो वो जो कार्य था वो तो हमारा चल ही रहा था। आज है, हो सकता है कि कल ना रहे, लेकिन हमारा ये कार्य जो है वो लगातार चलता रहेगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी आजमगढ़ के लालगंज की जनता से और पूरे देश की जनता से, अगर ये लोकसभा मैं जीतती हूँ, लालगंज लोकसभा की ये सीट निकलती है, तो ये बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी जीत होगी। ऐसे दौर में जब लोग जो है अपने जैसे मुखिया को छोड़ के भाग रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, ऐसे में जनता उन लोगों को, तमाम लोगों को सीख देगी, नसीहत देगी, जवाब देगी कि आप लोग अपने स्वार्थ से भाग सकते हो, लेकिन आम जनता अभी भी बहन जी के साथ में है। जब हमने विधानसभा चुनाव में सीमा कुशवाहा से बात किया था, उनकी भी ऐसे ही बातें थी, उनका भी ऐसे ही बोलने का लहजा था। बहन जी ने आशीर्वाद दिया, कहीं नहीं भटकेंगे, तमाम बातें जो है कर रही थी। लेकिन आज देख ही रही हैं आप। और वहीं यहाँ की जो सांसद है लालगंज की संगीता आज़ाद जी, अभी कुछ ही दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो बोल रही थी कि हम बसपा के कट्टर सिपाही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, अलग विषय हम किसी नेता से मिल रहे हैं। तो आप क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं आप भी फिर भटक जाएं? देखिए, जो लोग राजनीतिक जुमलों से प्रभावित थे उन लोगों ने अपनी राजनीतिक जो है दिखा दिया, राजनीति दिखा दिया। जिनके परिवार का इतिहास ही ऐसा रहा है कि जो इधर उधर दौड़ते भागते रहे हों, बहन जी उनको माफ़ करती रही हूँ और फिर वो वापस राजनीति में आते रहे हों। तो मुझे उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे साफ साफ यही कहना है कि हमारी नेता, हमारी मुखिया एक बहुत दमदार व्यक्तित्व है, जिससे ये एक दो शाखाएँ टूटने से जो वो मजबूत पेड़ है ना, वो कहीं हिलने वाला नहीं है। तो बसपा के साथ में उसका वोटर मजबूती से खड़ा हुआ है। ऐसे तमाम लोग थे, ये तो बहुत छोटे हैं जिनके नाम आपने लिए हैं, तमाम इससे बड़े बड़े चेहरे भी जो कि एकदम डिप्टी सीएम की हैसियत तक रखते थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उनको लाल बत्ती गाड़ी मिली हुई थी। आज उन सबका हश्र देख रहे हैं कि बहन जी को छोड़ करके जाने के बाद उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों की बात ना की जाए, अपने मिशन मूवमेंट को मजबूती दी जाए, उनको मजबूत किया जाए, यही मेरा उद्देश्य है। आखिरी सवाल, जीतने के बाद आप पहला काम कौन सा करेंगी जनता के? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों की वजह से आज हम बहन जी को उस स्थिति तक पहुंचा पाए हैं कि बहन जी आज इतनी मजबूत नेता हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, अकेला विधायक होने के बावजूद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ केवल एक व्यक्ति का मुंह देख रही हैं और वो है हमारी बहन जी का। तो इतनी मजबूत व्यक्तित्व ने जो भरोसा मुझ पे जताया है वो आप सबके बदौलत है। जनता का धन्यवाद होगा। और जो बेसिक समस्याओं से मैं रूबरू हो रही हूँ गांव के बीच में जा कर के, कि कई जगह जो है सड़क नहीं है, लोगों के पास आवास नहीं है, पानी पीने के लिए जो है सही साधन संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, ये जो बेसिक जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर काम करेंगे। और हमारा फोकस बेसिक जो रहेगा वो
शिक्षा के ऊपर रहेगा। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि आपका कोई घोषणा पत्र नहीं है, मैनिफेस्टो नहीं है, तो आप जनता से, लालगंज की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? लालगंज की जनता से यही अपील करूंगी कि जाति और धर्म से उठ करके कानून, न्याय, शिक्षा, रोजगार के ऊपर वोट दीजिए। जो आपको छलावा कर रहे हैं, जो आपको भुलावे में रख रहे हैं, जो आपको प्रलोभन दे रहे हैं, उससे ऊपर उठिए और ऐसा जो है, जो एक सुशासन जिसको कहते हैं, जो कि न्याय प्रिय था, भयमुक्त शासन था। लड़कियां भयमुक्त होकर के रात बिरात में अपने घरों से बाहर घूम सकती थी, पढ़ने लिखने के लिए जा सकती थी, रोजगार के लिए जा सकती थी। आज हमें खुद अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता है। स्थिति को कंपेयर कर लीजिए और जनता से यही अपील करूंगी कि ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो कि न्यायप्रिय हो, पढ़ा लिखा हो और इस लालगंज की जनता का हमेशा साथ में रहे और कभी भी दर बदर मतलब अपना जो दर है वो दर बदर ना हो, यानी कि दर बदर ना भटके, इधर एक दर से दूसरी दर पे ना भटके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, सभी विषयों पे लगभग हमने बात की। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।